हाय एवरीवन। तो आज का सेशन बच्चों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। अभी हमको पता है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। यूपी बोर्ड का हमारा 24 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाला है, तो हमारे पास सिर्फ 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है और ऐसे में हम क्या करें कि हम अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ला पाएँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के कि जो हमारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं या फिर हमारे 10th के भी हैं, तो उनका भी कुछ सिमिलर ही होगा, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो सेशन है वो केवल और केवल 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। अभी आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उतना कर डाला तो आप समझ लो आपकी लाइफ झींगा लाला। उतने में ही आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि अब ये संभव नहीं है कि आप पूरी की पूरी किताबें जो हैं पढ़ पाएं या पूरे चैप्टर्स आप पूरे पढ़ पाएं या फिर सभी लेसन्स के आप जो है आंसर्स को रट पाएं। ये भी संभव नहीं है। तो जितना आपको बताया जा रहा है इस सेशन में, उस पर आपको अमल करना है और वीडियो लास्ट तक देखना है, तब आपको हर एक चीज समझ में आने वाली है। अन्यथा की स्थिति में अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आप मेन पॉइंट्स को छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अपने सिलेबस को। देखिए बच्चों, हमें आपको पता है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो बेसिकली पूरे के पूरे 100 मार्क्स का होने वाला है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का, तो वहां पर 70 मार्क्स का केवल क्वेश्चन पेपर आता है। हमारे बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 होगा। अब आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन एक बार फटाफट समझ लो, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कि कहां से कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि हम अच्छे मार्क्स ला पाए। यहां पर आपको यह भी समझना जरूरी है कि किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस पोर्शन से कितना वेटेज रहेगा, है ना, वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपका आएगा रीडिंग। रीडिंग का मतलब केवल पढ़ने और पढ़ने के बेस पर, जहां से पैसेज को पढ़ेंगे और फटाक से उसके आंसर्स को हम देंगे। तो यहां आप देख रहे होंगे एक लॉन्ग अनसीन पैसेज आएगा, जिसमें फॉलोइंग बाय शॉर्ट टाइप आंसर्स आपको देने पड़ेंगे, जिसमें 4 आपको शॉर्ट आंसर लिखने पड़ेंगे एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, एक पैसेज आएगा जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स लिखने पड़ेंगे शॉर्ट में, और 3 जो क्वेश्चंस आएंगे वो वोकैब बेस्ड होंगे। अब वोकैब बेस्ड आपने देखा हो, वोकैब का मतलब होता है अब चाहे एंटोनियम हो सकता है या फिर सिनोनिम्स हो सकता है, वहां से आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जिस बंदे का वोकैब बढ़िया, जिसने एंटोनियम सिनोनिम्स को आप टिपिकल ग्रामर से आपने अच्छा पढ़ा है, या फिर एक्सीलेंट से आपके पास एक्सीलेंट से आपने पढ़ा है, या फिर न्यूलाइट से अगर आपने पढ़ा है, तो आपको ये जो 3 मार्क्स आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक नंबर के आने वाले हैं, इनको आपको करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं पढ़ा तो फटाफट उसको लगाएं, अच्छे से पढ़ें। तो कहने का मतलब है इसमें एक क्वेश्चन होने वाला है आपका 3 नंबर का, ठीक है। तो अगर 3 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी कि 4 आपके जो आने वाले हैं क्वेश्चंस, और कितने नंबर होंगे, तो 3, यानी कि मैंने 3 यहाँ पर नंबर पहले लिख दिया है, ठीक। ये आपको समझना है, ठीक। आगे बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी हमारा है राइटिंग का स्पेशली। इसमें आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा और इसमें आपको एक लेटर लिखना होता है, और आर्टिकल का जो मार्जिन रहेगा वो 100 से 150 वर्ड में होता है, यानी कि 100 से 150 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा। आर्टिकल लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि 100 to 150 जो है वर्ड्स होने जरूरी हैं। बहुत सारे बच्चे हैं वो लिखते हैं, लिखने के बाद उसको काउंट करते हैं कि 150 हुए या नहीं हुए। ऐसा नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेटली 100 और 150 के बीच में रखना है। अगर 100 भी नहीं हो पा रहे फिर 70-80 में आपको लिखना है। उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, आर्टिकल में आपको फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, फटाफट उसको हमको समझ लेना। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सपोज कीजिए आर्टिकल जो होता है वो हमारे जीवन से संबंधित जो भी इंसिडेंट रहेंगे, जिनको आप ऑब्जर्व करते होंगे, आपके लेवल का ही पूछा जाएगा। निश्चित रहिए, ऐसा भारी भरकम नहीं आने वाला है। जो आपने चीजों को देखा होगा उसी पर बेस्ड होता है। तो बेसिकली यहाँ बताया इन्होंने है कि हम अगर आर्टिकल पूछेंगे तो डिस्क्रिप्टिव होगा, कोई वर्णनात्मक होगा, या फिर कोई आर्गुमेंटेटिव होगा, आपसे उसमें बहस करवाई जाएगी, या फिर कोई ऑटोबायोग्राफिकल होगा। तो आर्टिकल आपका पोल्यूशन पर हो सकता है, ठीक है, हाइकिंग प्राइस पर हो सकता है, सैनिटेशन को लेकर के हो सकता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लेकर के हो सकता है। तो इसके अलग अलग डायमेंशन, फ्लड हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, किसी पर भी आपसे आर्टिकल लिखवाया जा सकता है। तो उसके लिए फॉर्मेट मेन चीज होती है, फॉर्मेट का ही नंबर मिलता है। अब मान लो किसी भी बंदे को आर्टिकल फार्टिकल लिखना नहीं आता है, तो वो कितना करेगा कि उसको कम से कम कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए, है कि नहीं? ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे जो है उनका तैयारी अच्छा होता नहीं है, जिनका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, उनका ग्रामर अच्छा नहीं, उनका वोकैब अच्छा नहीं, तो बेचारे वो लिख ही नहीं पाते, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जहां से आप कुछ ना कुछ तो जरूर लेके आएंगे। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 10 नंबर का है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप समझ लो कि 10 तो आपके वैसे कम हो गए, तो आपको कुछ होने वाला नहीं है।
100 का होता है, कभी भी एग्जामिनर 100 से चेक नहीं करता, 90 से चेक करेगा। 90 से मान लो मुझे बहुत अच्छा लिखा हुआ था उसको 100 लेके जाता है, वरना 90 से चेक करता है। उसमें 10 नंबर का आपने छोड़ दिया तो बचा क्या, 80 नंबर। अब 80 में भी यहाँ बहुत सारे, ऐसा थोड़ी क्या एक्यूरेसी के साथ लिख देंगे तो आपको बचेगा क्या, क्या ला पाएंगे आप। तो छोड़ना नहीं है। कैसे लिखेंगे हम आपको इसमें बता रहे हैं, उसको आपको ध्यान देना है, जो जो आपको चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, मिडल ऑफ द पेपर, पेपर के बीच में, मान लो ये हमारे पास कॉपी है और मैं इसके मिडिल में, मैं क्या करूंगा, मैंने टॉपिक का नाम लिखना है मेरे को बीच में पेपर के, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर पोल्यूशन, पर्यावरण। अब उसके बाद में ऊपर ही नाम आर्टिकल दिया गया होगा तो उसमें नाम भी लिखा होगा, जो लेटर में जो पेपर में नाम दिया वही नाम आपको डालना है। एक बॉय का होगा, एक गर्ल का होगा। तो लड़के जो भी हैं वो लड़कों वाला नाम डालेंगे और जो लड़कियां जो भी हैं वो लड़कियों वाला नाम डालेंगे, जो उसमें दिया है, अपना खुद का नहीं डालना है, ठीक है ना। हाँ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पोल्यूशन। इसको बढ़िया से आप ऐसे ऐसे करके जो भी आप डिजाइन बना पाए कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा बाई। अब मैं यहाँ पर XYZ लिख दे रहा हूं, ठीक है। जो आपका नाम वहां पर दिया हो वो आपको लिखना है, इतना करना है, बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद में क्या होता है, 3 फॉर्मेट, 3 जो है आपको पैराग्राफ हम कह सकते हैं बनाने हैं, मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो होता है उसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं कि हम इंट्रोडक्शन लिख दें, इंट्रोडक्शन लिखना नहीं, केवल पैराग्राफ शुरू करना है। इंट्रोडक्शन में जो भी पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न, केवल उसी के बारे में आपको 2 या 3 लाइन में बताना है। इंट्रोडक्शन लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। केवल 2 या 3 लाइन में आपको बता देना है कि भाई अब आपसे यहाँ मैंने पूछा पोल्यूशन, तो आप मुझे बताएंगे कि पोल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण क्या, आपने प्रदूषण बता दिया। अब आप इंट्रोडक्शन में ही मुझे बता देंगे कि प्रदूषण इतने प्रकार का होता है, प्रदूषण ऐसे ऐसे होता है, तो फिर वो आपका गलत माना जाएगा। हमने आपसे कहा इंट्रोडक्शन में केवल आपको बताना है कि प्रदूषण क्या है। फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, यानी पैराग्राफ चेंज करने का मतलब लाइन बदल दो यार, दूसरे पर पहुंचेंगे हम लोग। फिर हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, इतना बता दिया। फिर पोल्यूशन फैलाने के रीजंस क्या हैं, है ना, उसके कारण क्या है वो बता देंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इतना बता दिया। फिर हम लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन। तब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसमें हमको जो भी हम निष्कर्ष दे रहे हैं वो सुझात्मक होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए। लोग उसको पढ़ करके समझ में आया कि हाँ यार ये बंदा बात सही कह रहा है। तो हमको पता है कि प्रदूषण अच्छी चीज तो है नहीं, तो हम उसको एंड करेंगे कि भाई यहाँ हम सभी को पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए तथा हमको ऊपर सुझाए गए नियमों कानूनों का पालन करना चाहिए। और हमेशा जो जो भी हमारा जो गार्बेज है, डस्ट है, या फिर कह सकते हैं उसको हमेशा डस्टबिन में या फिर जहाँ पर यूटिलाइजेशन वाली चीजें हैं वहां पर उसको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमको वाइंड अप करना है। तो ये रहा आपका लेटर आर्टिकल। अब बात करते हैं लेटर। देखिए लेटर जो भी पूछा जाएगा ये फॉर्मल लेटर ही मोस्टली आता है। इसमें या तो लेटर टू एडिटर होगा, या फिर कंप्लेन लेटर होगा, या फिर विजिलेंस लेटर होगा। यानी कि विजिलेंस लेटर में प्लेसिंग ऑर्डर और बुकिंग और कैंसिलेशन। आपको बस एक चीज दिमाग में बिठा लो, आपको कहाँ ध्यान देना है, बस केवल लेटर टू एडिटर ध्यान देना है, ये इतना समझ लो। यहीं पर आपको मेन फोकस देना है, लेटर टू एडिटर पर। बाकी प्लेसिंग व्लेसिंग ऑर्डर वाला जो है आप फॉर्मेट देख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे वहां नहीं पूछा नहीं जाता, आएगा तो अथवा में होगा तो आप कर सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो लेटर टू एडिटर में जैसे आपसे पूछ लेगा वाटर सप्लाई को लेकर के, ठीक है ना, सैनिटेशन इश्यू को लेकर के, सैनिटेशन इश्यू को लेकर के, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, यही फेमस है आजकल आपके स्टैंडर्ड के, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये वाला पूछ लेगा, है ना। तो या फिर कोई प्लेसिंग ऑर्डर का आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट क्या समझना है, मेन चीज फॉर्मेट होती है। फॉर्मेट आपको समझना है। कहाँ चला गया, पेज चला गया मुझे लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है। हाँ ये आ गया, ठीक है। तो मैं बता रहा था यहाँ पर कि लेटर टू एडिटर में आपको ध्यान रखना है, ये जो है बेसिकली फॉर्मल लेटर में आता है। उसमें हमको क्या करना होता है कि 2 एड्रेसेस देने होते हैं। एक में होता है सेंडर एड्रेस और एक होता है रिसीवर एड्रेस, ठीक है ना। मतलब सेंडर का मतलब क्या है, उसमें भी लिखा होगा आपका नाम दिया होगा, स्टूडेंट का नाम, एक बॉय और गर्ल का। तो दोनों में आपको समझना, लड़के जो लड़के वाला नाम लिखेंगे और लड़कियां जो लड़कियों वाला, जो उसमें आपका
नाम दिया है स्टूडेंट का और उनका उसमें एड्रेस भी दिया गया होगा, किसी विद्यालय के हो सकते हैं या फिर किसी सिटी या टाउन के हो सकते हैं, तो वही हमको एड्रेस लिखना है। तो जो लिख रहा है बंदा, तो सबसे पहले वो अपना एड्रेस डालेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रमेश, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर है भाई नियर बाई अम्बा टाकीज, ठीक है, ESPN ऐसे करके मैंने लिख दिया। ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ। ये हो गया आपका सेंडर। अब ध्यान रखना है कि अभी भी एड्रेस एक ही लाइन में, ऐसा नहीं कि यहाँ तक लिखते चले आए, ये गलत माना जाएगा। ऊपर नाम लिखना है, उसके बाद में इस तरीके से उसको ऑर्डर में लाना सिस्टमेटिक, ताकि देखने में अच्छा लगे। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एप्लीकेशन लिखते हैं, यहाँ शुरू करेंगे हमारा पूरा पन्ना, तो एक ही लाइन में पूरा एड्रेस सब छोंक देते हैं, है ना। तो ऐसे क्या होता है, एक्सपर्ट जो बच्चे जो एग्जामिनर होते हैं वो सठिया जाता है ना, और बाद में वैसे वैसे काटता है। इसीलिए ध्यान रखना है, आंखें खोल बतासा खाना, नाक में ना चला जाए, ठीक। तो लाइन में पूरा ऑर्डर में करना है, ऐसे करके एकदम मार्जिन में। और फिर जब हम सेंटर एड्रेस डाल लेंगे, यानी कि जो आपका इसमें पता दिया गया है विद्यार्थी का, वो लिख लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर डालनी है उसी के नीचे डेट। अब डेट में ऐसा डेट नहीं लिखना है, बस फॉर्मली आपको डेट लिख देना है। जैसे आज डेट मान लो 11 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 11। अभी क्या है, ये जैन है और 2025। अब ये वाला फॉर्मेट सही माना जाता है, कभी ये मत लिख देना 11/01/2025, ये जो है गलत है, ये नहीं लिखना है। इस तरीके डेट डालेंगे। उसके बाद में क्या करना है, फिर हमें डालना होता है रिसीवर एड्रेस। मतलब रिसीवर एड्रेस का मतलब ये हुआ कि किसको आप जो है लिख रहे हैं, उसका पता डालेंगे। उसका पता डालने के बाद फिर अपना सब्जेक्ट डालिए। सब्जेक्ट डालने के बाद फिर आप सर से शुरू कीजिए, विद हम्बल सबमिशन इट इज टू स्टेट, जो भी है मैटर उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। उसके बाद फटाफट सीधे यहाँ पर आते हैं। अब आप देखेंगे ग्रामर बेस्ड होता है। ग्रामर बेस में देखिए आपके जो भाई बेसिकली क्या होता है कि नरेशन से यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, इसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, सिंटैक्स में जो आपको ध्यान देना क्या होता है, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट वाले होते हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो करेक्ट इनकरेक्ट के कम से कम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या जो भी पूछे उसको आपको करने से केवल सिंटैक्स वाला पोर्शन ग्रामर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक्सीलेंट पढ़ लो बढ़िया से, उसी में मिल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो जब नरेशन दिया गया होगा उसके साथ साथ में आपका सिंथेसिस सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उनसे में एक दिया गया होगा, ठीक है। तो उसमें से कोई एक कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन आपके पास में होगा, लेकिन आपको पढ़ना है सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब अच्छे से। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, नियम पता होगा तभी कर पाएंगे। बाकी इडियम फ्रेज आपके मॉडल पेपर्स आए हुए हैं, या सॉल्व पेपर लगा डालिए जितना भी टाइम मिले, उसमें जितने भी पूछे गए इडियम फ्रेजेस, ठीक है, उनको आपको अच्छे से लगाना है। सॉल्व पेपर में कर्रे से लगा डालो, अभी टाइम है कम से कम 1.5 महीना, तो इतने कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सॉल्व पेपर हो जाएगा। लेकिन लगाओ डेली, ग्रामर वाला पोर्शन डेली करो तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो सारे नियम्स आपको मॉडल में जितने दे रखे हैं वो लगा लेने हैं, फ्रेजल ऑफ जितने रखे हैं वो लगा लेनी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने भी दे रखे हैं मॉडल में सारे लगाने। होमोफोन्स तो अभी होमोफोन्स तो यहाँ संभव नहीं है कि मैं आपको सभी बताऊं, तो मॉडल में जितने दे रखे हैं उनको सबको एक बार रिवाइज कर लो, या फिर अनसॉल्व पेपर में जितने दे रखे हैं उनको सब पूरा लगा डालो, वहीं से पेपर में फंस जाएगा, ठीक है ना। अब सीधे बात करते हैं अपने लिटरेचर वाले सेक्शन की। तो आप देख रहे हैं, देखो ग्रामर टोटल आपकी 25 नंबर की हो गई, ठीक है। अनसीन पैसेज आपका 15 नंबर का हो गया, और राइटिंग पोर्शन 20 नंबर का, यानी कि 10 का लेटर और 10 का आर्टिकल, और उतना ही आपको 40 नंबर का आपका लिटरेचर आएगा। लिटरेचर में आपकी 2 किताबें होती हैं, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। एक फ्लेमिंगो है और एक दूसरी आपकी विस्टा है। ये तो यहाँ ध्यान देना है, प्रोज वाले से क्या आएगा आपको ध्यान देना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फ्लेमिंगो किताब जो आपकी पहली है वहां से 2 शॉर्ट आएंगे और 1 लॉन्ग आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 7। ध्यान देना, यानी कि टोटल आपके पेपर में कितने लॉन्ग आने वाले हैं, 2। एक आपका आएगा टेक्स्ट बुक से और एक आएगा नॉन डिटेल्ड यानी कि दूसरी वाली किताब सप्लीमेंट्री से, ठीक। 2 लॉन्ग आएंगे, और वैसे ही 4 आपके कम से कम शॉर्ट आने वाले हैं, आपको ध्यान देना है। 2 पहली वाली किताब से आएंगे, 2 दूसरी वाली किताब से आएंगे, ठीक है। अभी आपको ध्यान देना, पोएट्री से भी एक अनसीन मतलब एक्सट्रैक्ट देते हैं, उसी में से आपको 3 जो छोटे छोटे आंसर्स हैं वो भी करने होते हैं। यानी कि एक अगर बात करें तो एक अनसीन पैसेज आता है आपका प्रोज से, और एक जो है स्टेंजा आता है आपका पोएट्री से, ठीक। इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे, जिनमें हर एक क्वेश्चन का वैल्यू होता है 2 नंबर का, यानी कि 6 नंबर ये हो गए आपके। उसके बाद में ये आपका जो है इसमें फिगर ऑफ स्पीचेस वगैरह हैं, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले से। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो अपने अब एक बार रिवाइज कर लेना। मैं बता दे रहा हूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेटाफोर है,
और पर्सोनिफिकेशन दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और एक ये सिमली 3, बस 3 ही पढ़ लो, बाकी इतना ज़्यादा अंदर का नहीं। अगर आएगा तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक दिया ही होगा, ठीक है, आराम से कर लो। अब एक सेंट्रल आइडिया आता है, सेंट्रल आइडिया में मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपको केवल पढ़ना है, ठीक है। अब आप यहाँ देख लो, सेंट्रल आइडिया में आपको मैं 3 बता रहा हूँ, उनको बस पढ़ना है और कुछ नहीं। देखो, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, याद कर लेना। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2, और एक ये 3, बस 3 पढ़ना है, इसी में से आ जाएगा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक, ये कर लेना। अब यहाँ बता दे रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे लेसन से कर तो पाएंगे नहीं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमें लिखने हैं, एक सप्लीमेंट्री से और एक हमें प्रो से अपने लिखना है, यानी कि टेक्स्ट बुक से लिखना है। तो देखिए, एक तो लास्ट लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला यहाँ पढ़ना है। दूसरा ये लास्ट स्प्रिंग है, ये वाला यहाँ से। और तीसरा ये इंडिगो से। तो ये 3 पढ़ लेना बस, और बाकी सबको जाने दो। 3 ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेना, शॉर्ट भी यहीं से फंस जाएंगे और कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से 110% आएगा ही। और दूसरा आएगा तो और में लिखा होगा, इसलिए उसकी टेंशन लेनी नहीं है। बाकी बात करते हैं सप्लीमेंट्री की, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइगर किंग, दूसरा है आपका जर्नी टू द एंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और तीसरा ये हो गया मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। 3 लेसन यहाँ से कर लेने बस। इतने समय में अगर आप इतना कर डालेंगे तो आपका पेन नहीं रुकेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इतना लगा डाला तो लाइक झींगा लाला, आराम से अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। और एक आपको पता है, एक शॉर्ट स्टोरी यानी कि ट्रांसलेशन भी आता है। ट्रांसलेशन के लिए क्या करेंगे, देखिए, उसको छोड़ना नहीं है। एनी हाउ आपको बस एक फार्मूला यूज कर लेना है और कोशिश करनी है एक बार जितना टाइम मिल सके तो एक बार सारे सेंटेंसेस को रिवाइज कर लें। अगर वो भी ना कर पाए तो आपको सेंटेंस बता रहा हूं, उसको जरूर पढ़ लेना। आप सिंपल पास्ट पढ़ना। सिंपल पास्ट मतलब इसका होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट सिंपल पास्ट आप अच्छे से पढ़ लेना। मोस्टली आपकी जो स्टोरी होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होंगी, ठीक है। तो कम से कम क्वेश्चन नहीं भला कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे, लिख ही लेंगे। एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान कर लेना, उसी के हिसाब से आपको स्टोरी बनाने की कोशिश करनी है। मीनिंग नहीं पता है तो फिर जैसे कि आपके स्कूल में टीचर बताते होंगे कि फिर उसे जो लिखा है वही लिख देना। कम से कम छोड़ना नहीं ना कुछ तो करना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। तो आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले आपको वहां पर सब्जेक्ट लिखना है। अगर उसमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो फिर सीधे पहुंच जाएंगे मेन वर्ब पे। उसके बाद में आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी बचेगा उसे लिखते हैं ओपी, बस इतना करना है। मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस कितना भी लंबा हो डरना नहीं है, उसमें जो भी मेन आदमी काम कर रहा हो वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसी को सबसे पहले लिखना है, उसी का मीनिंग लिखना है। चाहे ही सी इट दे या फिर किसी का नाम हो, तो जो काम करेगा उसी को पहले लिखना है, उसको लिख लिया। उसके बाद में अगर वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है तो लगाएंगे, नहीं तो सीधे पहुंच जाएंगे मेन वर्ब पे। अब जो आदमी काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, कौन सा क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया को लिखेंगे, वो मुख्य वर्ब हो गई। अब कौन सा काम कर रहा है, किस उद्देश्य से काम कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ किताब, तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब अपने आप से पूछो पढ़ क्या रहे हो, तो आंसर में क्या आएगा, किताब। तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको ऑब्जेक्ट लाना है। उसके बाद में जो बचेगा वो हमारा ओपी। अब मैं इसमें ये कह दूं कि मैं दिन में किताब पढ़ रहा हूँ, मैं रात में किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया। पढ़ रहा हूँ, रहा रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें काम जारी रहता है वो कंटिन्यूस हो जाता है, तो इज एम आर लगेगा, तो आई एम। फिर पढ़ रहा हूँ, पढ़ना हो गया रीडिंग, क्योंकि रीड मैंने पढ़ना, और जिसमें आई रहा रही काम होता है उसमें एनजी लगानी होती है, तो रीडिंग हो गया। अब क्या पढ़ रहे हो, तो किताब पढ़ रहा हूँ, तो बुक हो गया, यानी कि सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई और मेन वर्ब भी हो गई। अब उसके बाद में क्या बचा, दिन में, तो इन द डे, ये क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। तो जो भी बचता है ऑब्जेक्ट के बाद उसको लास्ट में लिखते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले पर काम करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो देखिए, इतनी सारी चीजें बताई गई हैं, और बच्चों आपको क्या करना है, हर एक लेसन जो मैंने आपको बताए हैं इनका एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेना है। अगर आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता है, आपका वोकैब अच्छा नहीं, ग्रामर अच्छा नहीं, तो आपको हर एक लेसन का एक लॉन्ग क्वेश्चन बस रट लेना है कतई। उसी से फिर चाहे आंसर कोई भी आए, क्वेश्चन कोई पूछा जाए, उसको वही छापना है। बात समझ रहे हैं, अगर लॉन्ग आ रहा है तो वही छाप देंगे, शॉर्ट आएगा उसमें तो आधा कर देंगे, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन तो है ही नहीं। आपसे अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होता, वोकैब अच्छा होता, तो फिर आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपको समरी पता है, अब आराम से उसको बना के लिख सकते थे, नंबर पूरे मिलते हैं आपको। अब अगर आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर आपको तो रटना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा नंबर लाने के लिए।
तो उसमें भी मैंने आपको बताया केवल ये 3 लेसन के केवल 3 आपको याद कर लेने हैं, यहाँ 3 वहाँ 6 आपको केवल याद करने हैं, और इतने समय में 6 तो याद ही कर लोगे। शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा तो उसको थोड़ा आधा कर देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा तो उसको थोड़ा बढ़ा करके लिख देंगे, ठीक है ना। इतना वर्क करेंगे तो 110% आप अच्छा कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।